बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको वसंत भाग 2 का पाठ 9 चिड़िया के बच्चे पढ़ाऊंगी, जो कि एक बहुत सुंदर ही हृदय को छू लेने वाली कहानी है। इससे पहले मैंने आपको एक कहानी पढ़ाई थी, पापा खो गए, और उस कहानी में भी एक नन्ही सी बच्ची की कथा थी कि जो कहीं भटक जाती है और भटकने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो खो गई है। तो जब उससे पता पूछा जा रहा है तो वो खुद को खोया हुआ न मान के उसे ऐसा लगता है उसके पापा खो गए हैं। चिड़िया की बच्ची की में भी एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी है, जो कहीं दूर अपने घर से निकल करके घूमते टहलते एक धनी सेठ माधवदास की बगीचे में पहुंच जाती है। तो किस तरह से वो सेठ उसे लुभाता है, किस तरह से उसे पकड़ना चाहता है, तमाम लालच देता है, ये सारी चीज़ों पर आधारित है ये कहानी चिड़िया की बच्ची। वास्तव में ये कहानी एक सीख है, आज के दौर की एक बहुत बड़ी सीख है। सीख ये है कि आज के दौर में कभी भी कोई किसी को इस तरह से फुसलाए बहलाए तो हमें कैसे चालाकी के साथ, कैसे समझदारी के साथ अपना काम निकालना चाहिए। मौके पर हमें किस तरह से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके लिए अपने लिए एक नया रास्ता बना लेना चाहिए। इस कहानी से आपको ये सीख मिलेगी। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेती हुई सीधे आती हूँ पाठ पर और आपको पढ़ाती हूँ पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। अब मैं आपको पाठ शुरू करने के पहले थोड़ा सा पाठ से संबंधित जानकारी दे दूं। जैनेंद्र कुमार की ये रचना है, कहानी है जैनेंद्र कुमार की, चिड़िया की बच्ची। लेखक जैनेंद्र कुमार ने यहाँ पर कोई व्यक्ति संपन्न होने के बावजूद भी अगर अकेला रहता है तो उसके जीवन में आनंद नहीं होता। यानी अगर हमारे पास रुपया है, पैसा है, लेकिन हमारे पास घर बिल्कुल अकेला है, एकांत है, सब कुछ है, मगर मन बहलाने के लिए हमारे पास हमारे सगे संबंधी, बच्चे, परिवार नहीं है, तो वो बड़ी सी कोठी, रुपया पैसा कुछ भी व्यक्ति को सुकून नहीं दे सकता, चैन नहीं दे सकता। तो उसी को एक आधार बना करके कहानीकार जैनेंद्र ने यहाँ पर बड़ी सुंदर सी एक कहानी की रचना की है। मैं संक्षिप्त सा सार बता दूँ आपको कहानी का, आप ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं पाठ को पढ़ूंगी और उसकी व्याख्या करूंगी। तो इस पाठ में माधवदास एक धनी सेठ है, उसके पास अपार धन दौलत है, आलिशान कोठी है, संगमरमर की बनी हुई कोठी है, सुहावना बगीचा है, फूल पौधे हैं, फव्वारे हैं, सब कुछ आकर्षित करने वाली चीज़ें लगी हैं। और सेठ जो है वो भी कला प्रेमी है, किसी प्रकार की भी बुरी आदत उसे नहीं है। उनके पास समय भी बहुत खाली है। अक्सर शाम के समय वह बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे में बैठकर प्रकृति की छटा निहारते रहते। उन्हें बगीचे में फूल पौधे, फव्वारे, सब कुछ, पानी को देखना, सब कुछ अच्छा लगता। इतना सब कुछ होने पर भी माधवदास को अपना जीवन जो है वो बहुत खाली खाली सा लगता था। एक शाम की बात है, वो उसी तरह बगीचे में बैठे थे, मन भी अच्छा नहीं था। तभी सामने गुलाब की डाली पे एक नन्ही सी चिड़िया आके बैठती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी। सेठ माधवदास की जो इतनी बड़ी कोठी, हवेली सब थी, चिड़िया खुशी से फुदक रही थी, सुंदर सुंदर मीठी मीठी आवाज़ें निकाल रही थी। उस धनी व्यक्ति को उस चिड़िया की मनमानी, बड़ी खेलना कूदना उछलना अच्छा लग रहा था। वह चिड़िया भी फुदक रही थी। उसे देखते रहने के बाद सेठ ने
चिड़िया से कहा कि किसी तरह उसे लुभाने की कोशिश करता, कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है, तुम बेरोक टोक यहाँ आया करो। माधवदास की बात सुनकर चिड़िया घबरा जाती है कि जान न पहचान, फिर भी मुझे कह रहा है कि तुम रोज़ यहाँ आया करो। थोड़ी देर आराम के लिए बैठ गई, अभी चली जाएगी। लेकिन जब उसे थोड़ा सा डर लगा कि धनी माधवदास उस चिड़िया की सुंदरता को देखकर मुग्ध है, उसका मन चाहने लगा कि चिड़िया उनके पास हमेशा के लिए रुक जाए, तो वो डर जाती है और माधवदास चिड़िया को रोकने के लिए बहुत सारे लालच देने लगता है। उसके सुख की सुविधाओं की जानकारी देता है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें कर दूंगा, जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा, सारी सुख सुविधाएं दूंगा। लेकिन चिड़िया तो बिल्कुल डरी सहमी सी हो जाती है और रुकने को तैयार नहीं है। सेठ को बल्कि साफ साफ मना कर देती है, नहीं नहीं, मैं तो जरा सा आराम करने के लिए आ गई थी। और माधवदास ने भी बहुत तरह से चिड़िया को फुसलाने की कोशिश की। जब उसे लगा कि ये चिड़िया तो मानने वाली नहीं है, तो उसने कड़ा रुख अपनाया और उसके साथ ही साथ उस कड़े रुख के साथ उसने किसी तरीके से अपने नौकरों को दौड़ा के उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की। और जब चिड़िया को ये लगा कि अब तो ये मैं पकड़ी जाऊंगी, तो वहाँ से फुर से उड़ जाती है और अपनी माँ के पास पहुँचती है। तो उस नन्ही सी चिड़िया के माध्यम से कहानीकार जैनेंद्र कुमार ने ये दिखाया है कि आज के समय में अबोध बच्चों को कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। उस नन्ही सी चिड़िया की सुंदरता पे सेठ माधवदास लुभा गए और फुसलाना शुरू कर दिए। तो इसलिए चिड़िया को समझ में आया अपनी गलती कि वो अपने घर से इतना दूर क्यों चली आई, पता नहीं वापस वो अपने माँ के पास पहुँच भी पाएगी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो आज के दौर के लिए सभी बच्चों को जानना आवश्यक है, उसी को माध्यम बनाकर कहानीकार जैनेंद्र ने इस कहानी की रचना की, चिड़िया की बच्ची। तो संभवतः कहानी आपको अच्छी लग रही होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अब मैं आपको कहानी भी पढ़ाऊँगी और साथ ही उसकी व्याख्या भी करूँगी। अगर कोई ऐसा कठिन शब्द आ जाएगा तो मैं उसे भी आपको समझाऊँगी, कहानी के माध्यम से स्पष्ट करके उसकी व्याख्या करूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं बढ़ती हूँ अब पाठ की तरफ। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन, व्यसन का मतलब होता नशा, तो कोई व्यसन छू भी नहीं गया है। सुंदर अभिरुचियों के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। समय भी उनके पास काफ़ी था। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती और आसमान कई रंग का हो जाता, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते। अब कहानी की भूमिका बताई जा रही है। माधवदास का परिचय दिया जा रहा है कि माधवदास जो सेठ हैं, उनके पास एक संगमरमर की कोठी है और उस कोठी में एक सुहाना सा बगीचा है, सुंदर सा। संगमरमर की कोठी के साथ ही साथ माधवदास थोड़ा कला प्रेमी थे, तो उन्होंने खूब सुंदरता से उस कोठी को बनवाया था। कोई व्यसन, कोई बुरी आदत नहीं थी उन्हें। सुंदर अभिरुचि के आदमी थे, सुंदर चीज़ों को निहारने के शौकीन थे। फूल पौधे, फव्वारे, सब कुछ उनके बगीचे में लगा था और कोई उनके पास था नहीं जिसके लिए वो समय देते, तो समय भी उनके पास काफ़ी था। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती, आसमान में चारों ओर लाल पीले हरे रंग दिखाई पड़ने लगते, चारों ओर सुंदरता
कई रंगों का आसमान हो जाता। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर वो अपना मसनद लगवा करके उस सौंदर्य की, उस प्रकृति की छटा को नित्य प्रति देखते। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती थी। उस सौंदर्य को निहारने से सेठ के मन को बहुत संतुष्टि मिलती थी, तृप्ति मिलती थी, संतुष्टि मिलती थी। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते, नहीं तो पास रखे हुए फरसी होके की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते। मित्र अगर उनके पास नहीं होते तो मुंह में हुक्का दबा लेते और हुक्के की गुड़गुड़ाहट में, पुराने ख्यालों में वो अपना समय धीरे धीरे स्वप्न की भांति, जैसे कोई सुंदर सुहाना सपना देख रहे हों, ऐसा करते हुए वो बिता देते थे। आगे बढ़ते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता था। कहने का तात्पर्य है कि वातावरण में बादल छाए हुए थे, घटा बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश भी छन छन कर आ ही रहा था और माधवदास चुपचाप मसनद का सहारा लिए हुए लेटे हुए याद कर रहे थे कुछ पुरानी बातें, कुछ चीज़ों को। और लेकिन कुल मिला के उनको अपना जी थोड़ा भरा सा लग रहा था, उदास थे और जीवन में कुछ खाली खालीपन सा उन्हें प्रतीत हो रहा था, जैसे अभी जीवन बहुत खाली हो। तो अब उस खालीपन के लिए माधवदास आए दिन उदास रहते थे। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती। वह खूब खुश हुआ मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। अब एक शाम की बात है, माधवदास आराम फरमा रहे थे। सामने गुलाब की डाली पे एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया आके बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, गर्दन उसकी लाल थी और उसके गर्दन के पास जरा जरा सा नीले रंग की धारियाँ बनी थी। पंख ऊपर से सुंदर चमकदार स्याह हल्के नीलापन लिए हुए स्याह रंग के थे। स्याह मतलब हल्का काला और नीलापन लिए हुए। उसका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा लगता, मतलब चिड़िया बहुत नन्ही सी थी और उसके शरीर के ऊपर सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। अब चिड़िया क्या जाने कि कौन माधवदास सेठ हैं और किसकी ये कोठी है। वो तो अपने घर से दूर उड़ के चली आई थी और टहल रही थी, घूम रही थी, उसे क्या पता। उसने हरियाली देखी, सुंदर सा बगीचा देखा और उतर गई। उसे क्या पता ये माधवदास कौन है। तो वहीं पर माधवदास आराम फरमा रहे थे। वो अपना उछल कूद रही थी, पर हिलाती, खूब खुश होती, नन्ही नन्ही चोंच से प्यारी प्यारी सी आवाज़ निकालती। और अचानक माधवदास का भी ध्यान उस नन्ही सी चिड़िया की ओर चला गया। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए थे। अब माधवदास ने जब उस चिड़िया की मीठी मीठी आवाज़ सुनी तो उनका भी ध्यान चला गया उस चिड़िया की ओर कि किसकी आवाज़ है। और वो जब चिड़िया देखे तो उसकी सुंदरता पे लुभा गए, मोहित हो गए। इतनी सुंदर चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया इतनी सुंदर। अब उनका मन ये कहने लगा कि काश ये चिड़िया हमेशा के लिए उनके घर रह जाती
तो मन तो उनका था, क्योंकि उनके घर में कोई था नहीं, बिल्कुल अकेले थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, उदास रहते थे। तो उन्हें लगा ये सुंदर सी चिड़िया अगर यहाँ रहती तो उनका मन लगा रहता, और सब कुछ भूल गए पल भर के लिए उस चिड़िया की सुंदरता देखकर। और कह पड़े, चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, मतलब तुम बहुत अच्छे समय पे आई हो। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। तो उन्होंने कहा कि तुम आई हो, हमारा इतना सुंदर बगीचा है, लेकिन तुम्हारी जैसी चिड़िया अगर इस बगीचे में ना आए तो ये बगीचा भी खाली और सूना पड़ा रहता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। अंत में माधवदास ने अपने हृदय की बात उससे कह दी कि अरे बड़ी तुम सुंदर हो, मेरे पास तो कोई ऐसा है भी नहीं, और समझ लो ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम अपना खाली समय यहाँ आकर बिताया करो, खुशी से समझ लो कि ये तुम्हारे लिए ही है, बेखटके यहाँ आया जाया करो। तो ये कहकर माधवदास ने चिड़िया को समझाने की कोशिश की कि ये बगीचा तुम्हारा है, ये सुंदरता सारे बगीचे की तुम्हारे लिए है, तुम खुद इतनी सुंदर हो, यहाँ बेखटके घुमा फिरा करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, अब चिड़िया को समझ में बात आई नहीं, असावधान थी वो। उसने क्या जाना कि ये माधवदास उसे भ्रमित कर रहा है, भुला रहा है, भुलावे में डाल रहा। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। अब चिड़िया ने जब देखा कि ये सेठ तो मुझसे ही, मतलब इस नन्ही सी चिड़िया से ही बात कर रहा है, तो थोड़ा घबरा गई कि कहीं कोई चालाक तो नहीं है। फिर उसने सोचा कि नहीं, इसकी बात का जवाब तो देना ही, संकोच छोड़ के उसने बोल ही दिया कि भाई मुझे मालूम नहीं था, जैसा आम लोग कहते हैं कि ये बगीचा आपका है, मैं तो थक गई थी उड़ते उड़ते, और पल भर सांस लेने के लिए, आराम करने के लिए यहाँ बैठ गई, मैं अभी चली जाती हूँ। और माधवदास चाह रहा था वो चिड़िया वहीं रुकी रहे। तो माधवदास ने क्या कहा सुनिए, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ ना बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अब माधवदास ने जब चिड़िया की बात सुनी कि चिड़िया ने कहा कि भाई मुझे पता नहीं था, मैं तो गलती से आ गई, पल भर सांस लेकर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, तो माधवदास को लगा कि अब तो इसे समझाना चाहिए। तो उसने बड़े प्यार से इसे समझाने की कोशिश की, हाँ हाँ बगीचा तो मेरा ही है, ये कोठी भी मेरी है, लेकिन इसे मेरा ही मत समझो, इसे तुम अपना भी समझ लो, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी भोली हो, आओ यहाँ बैठो, मेरा मन तुम्हारे साथ बहुत खुश होता है। तो माधवदास मीठी मीठी बातें करके चिड़िया, नन्ही से इस चिड़िया को फुसलाना शुरू कर दिए। वो चाहते थे बस किसी भी तरीके से ये नन्ही सी चिड़िया उनके बगीचे में हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए। तो वो इसी तरह से बातें कहते कहते चिड़िया को फुसला रहे हैं। चिड़िया भी घबरा गई, सकुचा गई, उसे लगा कि ये तो बड़ी भारी गलती हो गई मुझसे, मैं यहाँ आके बैठ गई। उसका जो फुदक रही थी अचानक वो रुक जाता है, वो डर जाती है। मैं थम कर यहाँ बैठ गई थी, मतलब उसने थक कर के चुपचाप आई और थक कर वहाँ बैठ गई। तो उसने चुपचाप कहा, मैं चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो उसने सीधे सीधे माफ़ी मांगते हुए माधवदास से कहा कि आप घबराइए नहीं, मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगी, कोई आपका नुकसान भी नहीं करूँगी, मैं तो आते समय घर से दूर निकल आई थी, थक गई, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गई। अब देखिए आगे माधवदास क्या कहते हैं। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियाँ का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, तुम यहाँ ही तुम क्यों न रहो। तो माधवदास ने कहा, चिड़िया ने जब कहा मैं यहाँ से चली जाऊँगी,
मुझसे गलती हो गई है, मैं भूल से यहाँ बैठ गई हूँ। और वो घबरा तो गई ही थी कि माधवदास उससे इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। तो माधवदास ने भी सोचा ये घबराई है तो थोड़ा इसको शांत करना चाहिए। उसने बड़े प्यार से कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें मैं देखता हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। ये मेरा महल जो है सूना पड़ा है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, कोई चिड़िया नहीं है, कोई कुछ चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखा तो मेरे अंदर जो राग रागनियाँ थी वो जैसे बज उठी हैं। तुम्हें देख के मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है। तुम कैसी प्यारी सी हो, तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती हो। तब चिड़िया को लगा कि ये माधवदास तो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। तो उसने कहा, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करो। अब जब चिड़िया को लगा कि ये माधवदास तो उसे समझाने बुझाने में लगा है, तो सीधे सीधे साफ साफ कह देती है कि नहीं, मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। सूरज की धूप खाने के लिए, पंखों से हवा भरने के लिए और थोड़ा सा मन बहलाने के लिए, फूलों से बातें करने के लिए मैं थोड़ा घर से उड़ आई थी और थोड़ा आगे निकल आई। अब सांझ होने को आ गई है, मुझे अपने घर जाना है। जैसे प्रायः बच्चे कहते हैं, अगर बच्चे जाने अनजाने कहीं कुछ देर हो जाती है, किसी कारण से रुकना पड़ गया और रात होने को आई, तो फिर बच्चे बेचैन हो जाते हैं माँ के बिना। तो ठीक वैसे ही चिड़िया की बच्ची भी, जब उसे लगा कि माधवदास तो उसे फुसला रहा है, वो किसी भी तरीके से उसे रोकना चाहता है, तब वो सीधे सीधे कहती है कि नहीं नहीं, मुझसे गलती है, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगी। मेरी माँ मेरी राह देख रही हो कि मैं अभी का अभी चली जाऊँगी, तुम परेशान मत हो। ये सारी बातें चिड़िया जो रहती माधवदास से कहती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए कितनी सुंदर कहानी, एक नन्ही सी चिड़िया और माधवदास के बीच में कैसा वार्तालाप चल रहा है और माधवदास कैसे उस नन्ही सी चिड़िया को फुसलाने पे लगा है। तो माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर सा घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोती की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तब माधवदास ने देखा कि चिड़िया मानने वाली नहीं है, तो उसने थोड़ा और समझाने की कोशिश की कि मेरी प्यारी चिड़िया, पागल मत बनो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा। देखो ना तुम्हारे चारों तरफ कितनी सुंदर बहार है, कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुहावना लग रहा है, पानी कैसे सुंदर सुंदर यहाँ दिखाई दे रहा है, गुलाब खिले हुए गुलाब हैं चारों तरफ। आओ भीतर महल में भी चलो, महल के भीतर तो बहुत कुछ है। मेरा दिल तो बिल्कुल वीरान है, अकेला है, मैं यहाँ अकेले इस इतने बड़े महल में मैं बिल्कुल अकेले रहता हूँ। मेरा मन बहलाने वाला यहाँ कोई नहीं है और मुझे तो किसी की हंसी तक नहीं सुनाई पड़ती। मेरे पास बहुत धन दौलत, सोना चांदी मोती सब कुछ है। मैं तुम्हारे लिए भी एक सोने का घर बनवा दूंगा जिसमें मोती की झालर लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए। तब चिड़िया ने कहा कि बस माधवदास ने चिड़िया से कहा कि तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारी माँ के पास क्या है जो तुम इतना परेशान हो। मैं तो तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, सोने का घर दूंगा, अच्छा सुखमय वातावरण दूंगा, बाग बगीचे दूंगा, ये सारी कोठी दूंगा, रुपए पैसे सोने चांदी जो चाहोगी वो यहाँ मिलेगा। माँ के पास तो ये सब नहीं है, तुम यहीं सुखपूर्वक रह जाओ। तो उसे भोली गुड़िया भोली चिड़िया कह कह के फुसलाने लगता है। अब देखिए आगे क्या होता है। चिड़िया जब माधवदास की बात सुनती है तब तो वो डर जाती है कि ये माधवदास तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ता जा रहा है और
अब उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो घर छोड़ के इतनी दूर आकर बिना किसी को बताए यहाँ कैसे आ गई। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वो बार बार बस एक बात रटती थी, मैं भटक गई हूँ, तनिक आराम करने के लिए डाली पे बैठ गई हूँ। लेकिन माधव दास कहाँ सुनने वाले। तो इसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने लाकर माँ दे देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। अंत में चिड़िया ने कि देखिए कितने प्यारे कितने भोलेपन से कहा। जब चिड़िया माधव दास की बात सुनती है तो वो डर जाती है। फिर उसने बड़ी सफाई देते हुए कहा कि भाई मैं भटक गई थी रास्ता और मैं अपने घर से दूर निकल आई हूँ। डाली पर आके मैं विश्राम करने के लिए रुक गई। अब भूल हो गई मुझसे, ऐसी गलती हो गई है। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरूंगी, मैं यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, तुम क्या मुझे कहना चाहते हो। मेरी माँ घोंसले के बाहर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही होगी और मेरे घोंसले के पास भी बहुत सुनहरी धूप रहती है। मुझे और करना क्या है। माँ तो मेरी दाने लाती है मेरे लिए, मुझे खाने को देती है और मैं थोड़ा बहुत उड़ करके अपने पंख खोल के हवा भर लेती हूँ। और इस समय तो मेरी माँ मेरी बाट देख रही होगी, बाट मतलब रास्ता। मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मुझे ऐसी भोली भाली नादान मत समझो कि मैं तुम्हारे बहलावे और फुसलावे में आ जाऊंगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी, मैं अपनी माँ की हूँ। तो वो अपना इस तरह से कह के बताती है, मैं किसी की नहीं हूँ, मैं अपनी माँ की हूँ। तो इस तरीके से कह के उसने माधव दास को सारी बातें समझाई कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं बस ये जानती हूँ कि मुझे तुम्हारे पास एक पल के लिए भी टिकना नहीं है। इस तरह से उसने चिड़िया ने बिल्कुल नकार दिया। अब क्या होता है आगे देखें। चलिए बढ़ते हैं कहानी के आगे के हिस्से को लेकर। आगे बढ़ते हैं तो माधव दास देखिए क्या कहता है। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। तो माधव दास ने फिर सोचा कि ये नन्ही सी चिड़िया तो बार बार माँ की रट लगाए हुए है, तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर भोली सी चिड़िया को फुसलाना शुरू करता है कि देखें शायद मान जाए, शायद मेरी बात इसके समझ में आ जाए। तो उसने फिर फुसलाना शुरू किया कि अरे नन्ही प्यारी भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, पूछना शुरू किया। प्रायः ये देखा जाए तो माधव दास जो आज के समाज का प्रतीक है। आज समाज में ऐसे तमाम लोग होते हैं जो किसी को, भोले बच्चों को, नन्हे मुन्ने स्कूल से आने वापस लौटते हुए बच्चों को इस तरह की बातों में फुसलाते हैं। तो ये सतर्क करने के लिए ही ये कहानी आपको सिखा रही है कि आप कैसे सतर्क रहिए ऐसे लोगों से। कैसे देखिए कैसे आज के समाज के लोग हैं कि पल भर भी अगर ये समझ ले कि ये बच्चा, ये कोई है जो फुसलावे में आ सकता है, जो बहलावे में आ सकता है, या अपने घर से कहीं दूर आ गया है या कहीं भटक गया है, ऐसी स्थिति अगर आती है तो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपको सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये नन्ही सी चिड़िया उसी का प्रतीक है कि माधव दास जैसे लोग किस तरह फुसलाते हैं लोगों को। तो यही मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती। तो इस तरह से माधव दास ने अपना परिचय दिया कि तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे न जानो, मैं तो यहाँ का सेठ हूँ, माधव दास हूँ। मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा बगीचा है, आलीशान कोठी है, नौकर चाकर हैं, क्या नहीं है मेरे पास और तुम मुझे नहीं जानती हो। तो इस तरीके से कह के
उसने बात को फुसलाने की कोशिश की, बात बात में चिड़िया को। तो चिड़िया कहती है कि नहीं नहीं भाई, मैं किसी को नहीं जानती। सीधे सीधे वो साफ कहती कि नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं जानती, मैं किसी माधव दास को नहीं जानती, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुन रखी हूँ। तो चिड़िया ने कहा, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तब चिड़िया ने सीधा सपाट उत्तर दिया, एक समझदार बच्चे की तरह, समझदार जीव की तरह। उस नन्ही सी चिड़िया का उत्तर के देखिए कितना सुंदर है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। अगर थोड़ा सा भी वो कमज़ोर पड़ती, थोड़ा सा भी माधवदास के फुसलावे में आ जाती, तो माधवदास तो उसे सोने का घर बनवाने की देने की बात कर रहा है, सोने चांदी से भर देने की बात कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर वो फुसलावे में आ जाती तो माधवदास उसे फिर वापस कभी भी घर के अपने वापस उसकी माँ के पास जाने ही न देता और वो पिंजड़े में कैद कर देता। तो चिड़िया थोड़ी सतर्क हो गई। चिड़िया को लगा कि अब सतर्क होने में भलाई है, तो उसने सीधा सपाट जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं जानती हूँ तो किसको जानती हूँ? अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, जहाँ मेरा घर है वहाँ के सूरज को जानती हूँ, जहाँ मेरा घर है वहाँ धूप है, मैं उस धूप को जानती हूँ, मेरे घर के आसपास घास है, पानी है, वहाँ फूल हैं, मैं उन सब को जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं जानती हूँ। इस तरह से कह के माधवदास ने अच्छी तरह से जवाब चिड़िया ने माधवदास को जवाब दे दिया। तो देखिए कितनी सुंदर सी बात कह के यहाँ पर चिड़िया ने माधवदास जैसे व्यक्ति के लिए एक रास्ता दिखाया है, स्वयं को समझदार बनाया है, स्वयं को ये दिखाया है कि अगर हम थोड़ी सी चालाकी से रहें तो ये निश्चित है कि हम संभल सकते हैं ऐसे समाज में माधवदास जैसे रहने वाले लोगों से। तो चिड़िया ने भी उसी तरीके से माधवदास को समझाने की कोशिश की और उसकी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। माधवदास सोचता है, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। फिर उसने अपना परिचय देके फिर वही लालच दिया कि मैं माधवदास हूँ, मेरे पास बहुत धन है, दौलत है, मैं सेठ हूँ, मेरे पास क्या नहीं, जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। लेकिन चिड़िया समझदार थी, वो देखने में नन्ही चिड़िया जरूर थी, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने उसके फुसलावे, उसके बहलावे को सुना ही नहीं और सीधे सीधे वो चाहती है कि वो अपनी माँ के पास चली जाए। कहानी थोड़ी सी बड़ी है बच्चों, तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि उस नन्ही सी चिड़िया ने कितनी चालाकी दिखाई, कितना माधवदास कितना चालाक किस्म का आदमी था। जैसे ही अपने बगीचे में देखता है उस चिड़िया को, उसे फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया उसके बहकावे में नहीं आती है और उसे तो अपनी माँ, अपने भाई, अपना घर याद आता है, तो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इतनी बातें मैंने आपको समझाई, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। इसके आगे के अंश को लेकर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।